आपके PYQs, वो भी चैप्टर वाइज, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ m-1। ये जो चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से हमको ये बताना है कि किसके डायमेंशन में m-1 आता है, या ऐसे बोल दो कि किसके डायमेंशन जब हम इनके निकालेंगे तो m का डायमेंशन -1 आना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो पहला है हमारा टॉर्क। तो टॉर्क को बच्चों हम लोग किस तरह से लिखते हैं, R क्रॉस F। अब R का मतलब क्या हो जाता है, R का डायमेंशन हो जाता है L1, और फोर्स का डायमेंशन बच्चों हमारा हो जाता है MLT-2। तो ये L1 और ये L1 मिलकर के हो जाएगा हमारा ML2 और T-2। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है, लेकिन ये टॉर्क का डायमेंशन आपको कैसे निकाला ये पता होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू G m1m2/r²। या तरीके और भी हैं, आप इसका डायमेंशन स्मॉल g और कैपिटल G में जो रिलेशन है आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल g इक्वल टू Gm/r²। तो बात तो एक ही है, किसी भी फॉर्मूले से आप डायमेंशन निकाल लो, डायमेंशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो कैपिटल G को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, Fr² / m1 × m2। अब F मतलब फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका डायमेंशन क्या है, MLT-2। R दोनों मास पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है, तो उसको लिख देंगे हम L2। और ये है m1 × m2, तो ये हो जाएगा हमारा m2। एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो ये जो m नीचे बचा है ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा m-1। L कितना हो गया टोटल 3, और T हो गया हमारा -2। तो जो चीज़ हमको चाहिए थी वो हमें सेकंड ऑप्शन में नजर आ रही है, ये देखो आप m-1। तो आंसर तो हमारा सेकंड हो चुका है, लेकिन बाकी के ऑप्शन जो है उनके भी डायमेंशन निकालना देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग L या फिर J से शो करते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, R क्रॉस P। तो R का मतलब तो हो गया हमारा L1, और P है लीनियर मोमेंटम। अच्छा, लीनियर मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन है m और वेलोसिटी का हो जाता है LT-1। तो ये हमारा डायमेंशन आ जाएगा ML2T-1। अब यहाँ m का डायमेंशन तो +1 है, हमको तो चाहिए था -1, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हीट ट्रांसफर में पड़ा हुआ है, Q/T इज इक्वल टू लिखते हैं KA∆T/L। यहाँ पे ये जो डेल्टा T है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ हमको K का डायमेंशन निकालना है। K को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो K को हम कैसे लिख सकते हैं, Q इंटू L अपॉन में A स्मॉल t और डेल्टा T। अब बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल t टाइम है और डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होना। Q क्या होता है, हीट और एनर्जी का डायमेंशन सेम, तो कितना हो जाएगा ML2T-2। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको इधर लिखता हूँ। हाँ, इधर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो Q का डायमेंशन हमारा कितना है, ML2 और T-2 इंटू L क्या है, लेंथ है हमारी, और डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन क्या हो जाता है L2, टाइम का डायमेंशन हो जाता है हमारा T, और चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ही होगा, उसका डायमेंशन हम थीटा लिख सकते हैं या फिर K लिख सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये डायमेंशन हमारा कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि L2 से L2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा MLT-2 और थीटा-1। अच्छा, ये T नीचे इधर था +1, तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3। लेकिन इसमें भी हमें वो चीज़ नहीं मिली जो चाहिए थी, हमें चाहिए था m-1। तो इसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है, MLT-2, और एरिया का हो जाता है L2। तो एक L से एक L कैंसिल, नीचे एक L बचेगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ML-1 T-2। यानी हमको ये रिजल्ट लेके आना है। अब चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें हमें चारों को चेक करना पड़ेगा किसका डायमेंशन जो है वो ML-1 T-2 होता है। तो बच्चों फोर्स का डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो मास और एक्सेलरेशन हो गया हमारा LT-2। ये तो वो चीज़ नहीं आई जो हमें चाहिए थी।
इस पे एल पे -1 लाना है, वो तो है नहीं। मोमेंटम की बात कर लेते हैं, तो देखो मोमेंटम हम लोगों ने दोनों निकाले हैं। एक हमने निकाला था ये लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, mlt-1। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम भी देख लेते हैं तो उसका डायमेंशन होता है ml2t-1। हमको क्या लेके आना है, ml-1t-2। तो यहाँ ना ही ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन बना और ना ही ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन बना, तो ये भी गलत हो गया। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, यानी बिल्कुल यही चीज। तो स्ट्रेस का डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml-1t-2। और स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m0, l0 और t0। तो फाइनली जो आएगा वो कितना आएगा, ml-1t-2। तो देखो हमको यही रिजल्ट चाहिए था, यानी हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। लास्ट वैसे बचा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका भी डायमेंशन निकाल ही लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ये आपने पढ़ा है विस्कोसिटी में, स्टोक्स लॉ। तो ईटा को यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, ईटा हो जाएगा F अपॉन 6 पाई R इंटू V। तो F का मतलब हो गया फोर्स है, विस्कस फोर्स है, कोई भी फोर्स है, डायमेंशन तो सेम होगा mlt-2। 6 पाई कांस्टेंट है, R रेडियस है, डायमेंशन L हो जाएगा, V स्पीड है या वेलोसिटी, तो LT-1 इसको बोला जाएगा। एक L से एक L कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या है रिजल्ट, ये L जो है वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L-1, और ये T-1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ऊपर -2 पहले से था तो बचेगा -1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन कितना आ गया हमारे पास, ml-1 t-1। तो ये भी हमारा जो है वो गलत हो गया। तो आंसर क्या आ चुका है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, 1 सेकंड का टाइम दो। यस, ठीक है, दिखाई दिया आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 का सवाल है, फेज 1 नीट का। क्या बोला है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं सबको, चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि डायमेंशन और यूनिट के बारे में जानकारी देना है। एंगल की अगर हम बात करते हैं तो एंगल क्या होता है भाई, एंगल इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, आर्क लेंथ एंड डिवाइडेड बाय द रेडियस। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। तो आर्क लेंथ क्या है, एक तरह की लेंथ है, रेडियस भी क्या है, एक तरह की लेंथ है। यानी जब ये दोनों ही लेंथ हो गए हमारे, तो ये तो फिर कैंसिल हो गए ना, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, सन्नाटा, L0। यानी एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है भाई। सॉलिड एंगल की हम बात करते हैं, सॉलिड एंगल अगर आपने पढ़ा है तो याद होगा, डी ओमेगा इक्वल टू हम लिखते हैं DA cos थीटा बाय R स्क्वायर। अब एरिया का डायमेंशन आप कैसे भी निकाल लो, तो एरिया का डायमेंशन हमेशा L2 आने वाला है। नीचे भी L का स्क्वायर है तो ये भी L2, और cos थीटा तो डायमेंशन लेस है भाई, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डायमेंशन लेस होते हैं। ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी आ गया L0। इसका मतलब है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो यानी पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि इसमें बोला है कि डायमेंशन है, गलत हो गया। और हमारा ये सी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें भी बोला है कि डायमेंशन है। अब बचती है यूनिट के बारे में चर्चा। तो एंगल का यूनिट क्या होता है भाई, एंगल का यूनिट आपने पढ़ा है, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। और सॉलिड एंगल का यूनिट भी आपने पढ़ा है, क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। यानी इन दोनों के पास यूनिट्स तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। अब बी ऑप्शन में बोला है कि नो यूनिट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट तो है। बचा क्या है, चौथा ऑप्शन के यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है भाई। यानी इस क्वेश्चन का चौथा आंसर जो है बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, चलो बताते रहना भाई कमेंट्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कौन से ईयर का है भाई, ये हमारा 2022 फेज 1 का ही सवाल है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द डायमेंशन mlt-2 a-2 बिलोंग्स टू। ये जो डायमेंशन है वो इनमें से किसका है, ये हमको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर निकालेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपने सुना है फाई इज इक्वल टू Li। इंडक्शन में पढ़ा है, इंडक्शन दो टाइप के हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। उसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है फाई इक्वल टू Li। यहाँ से हम L को लिख सकते हैं फाई अपॉन I।
जो फाई है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसके लिए हम क्या लिखते हैं, बी इंटू ए, और आई तो करंट होता है। अब बी का डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एफ इक्वल टू आई बी एल, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, याद करो मैग्नेटिज्म में, याद आया। तो बी को कैसे लिखा जा सकता है, एफ अपॉन आई इंटू एल, और ये रहा एरिया। तो यहां से इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं अलग से। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का डायमेंशन है एल टू, और करंट का डायमेंशन क्या होता है, करंट को हम ए से लिख देते हैं, और लेंथ का डायमेंशन होता है एल। तो एक एल से ये एल कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना हमारे पास, एम, और ये हो जाएगा एल टू, और ये हो जाएगा हमारा टी माइनस का टू, और ए माइनस का वन। ये डायमेंशन हमारे पास आया है किसका, फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब करंट का इसमें डिवाइड करना है बच्चों, तो कैसे लिख सकते हैं इसको भाई, एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस वन डिवाइडेड बाय करंट, करंट को क्या लिखा, ए। अब ए पर इधर प्लस वन है, ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, तो हो जाएगा ये एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। क्या हमारा आंसर आया, हमको क्या चाहिए था, एम एल वन चाहिए है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, एम एल टू आ गया भाई। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन कुछ सीखने को मिला, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन कैसे निकाला ये सब सीखने को मिला। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करते हैं। आइए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, बायोट सेवर्ट लॉ सबने पढ़ रखा है, डीवी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा हटाओ क्योंकि डायमेंशन लेस है, कोई जरूरत नहीं, सीधा हमको तो भाई म्यू नॉट का डायमेंशन चाहिए, 4 पाई को लिखा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये नंबर है, नंबर्स का कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम लिख कैसे सकते हैं भाई, डीवी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई इंटू डी एल। देखो फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ इसलिए किया जा रहा है, हमें सिर्फ डायमेंशन निकालना है फिलहाल। अब हम उसको ऐसे लिख रहे हैं सिर्फ डायमेंशन निकालने के लिए। डीबी का डायमेंशन क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन अभी हम लोगों ने सीखा, एफ अपॉन आई एल से निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हम लोगों ने कितना निकाल दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है, और इसमें एरिया तो ये अलग था। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हमारा कितना है, देख सकते हो, एम टी माइनस टू, और ये हो जाएगा a माइनस वन। ये हमारा देख लो आप, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो गया एम टी माइनस टू ए माइनस वन। आर स्क्वायर यानी एल टू डिवाइडेड बाय करंट, करंट को a लिखा और dl को मैंने लिखा l। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि ये जो हमारा एक l है वो l से कैंसिल हो रहा है, ये एक l से कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचने वाला है फिर इसमें, एम एल प्लस वन t माइनस टू और a माइनस का टू। क्या यहाँ पर ये ऑप्शन मिला, यहाँ पर हमको ये ऑप्शन मिल गया। देखो आप, क्या चाहिए था, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ये आ चुका है, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई। आसान सवाल, कोई दिक्कत। चलिए इनके भी डायमेंशन निकाल ही लेते हैं, क्यों इनको छोड़ा जाए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कैसे निकालोगे, कूलम्ब्स लॉ याद करो, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। या फिर किसी और को और शॉर्टकट चाहिए तो सीधा आप एप्सिलॉन नॉट का यूनिट याद होगा, अगर आप क्या लिखते थे, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो। तो कूलम्ब स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन होता है 80, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया A2T2। न्यूटन का मतलब क्या हो जाएगा, MLT माइनस टू, और मीटर स्क्वायर यानी L का 2। कोई समस्या, चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। M प्लस वन है, नीचे ऊपर जाएगा माइनस वन हो गया, L कितने हो गए टोटल, देखो आप हमारे पास ये 1 है ये 2 है, तो ये हो गए ओवरऑल 3, ऊपर गया L माइनस का 3, T माइनस 2 है, नीचे ऊपर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 पहले से था, T हो गया 4, और A हमारा पास तो है ही पहले से, तो ये आ गया। भले ही ये आंसर गलत है, लेकिन इसका डायमेंशन निकालने को आना चाहिए अपन को, मे भी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए इसी ईयर, है क्या नहीं, तो आना चाहिए। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो आप, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ही तो डायमेंशन आया था, कितना आया था, ML2 T माइनस टू और A माइनस वन। क्या हमारा ऑप्शन मिला, नहीं मिला।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए भाई, पता नहीं चला 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल, इस तरह के एग्जाम में सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या करना है इसमें। मैच द कॉलम है, ये लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में 4 क्वांटिटीज दिए गए हैं जिनके डायमेंशन निकाल के यहाँ से हमको मैच कराने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशन निकाल लेते हैं। जरूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल जी का डायमेंशन शायद हम लोग निकाल चुके हैं। यस, ये देखो आप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? m-1 L3 T-2। इसका डायमेंशन क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है? m-1 L3 T-2। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई? कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? m-1 L3 T-2, यानी जो ए है उसका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। इसको मैं ए लिख दे रहा हूं, इधर इसको मैंने ए लिख दिया। ठीक है भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है भाई। एनर्जी तो कोई भी हो, किसी भी फॉर्मूले से निकालो, एनर्जी का डायमेंशन तो हमेशा कितना आने वाला है? ml2T-2। आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल लोगे, आप वर्क से भी निकाल दोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे, तब भी डायमेंशन आपका जो है ml2T-2 ही आएगा। कहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये फोर्थ ऑप्शन देखो आप, दिखाई दिया। तो ये हमारे इस पे लग गई बी की मोहर। चलो भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप कैसे लिखते हैं? वर्क अपॉन मास या एनर्जी अपॉन मास, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, याद करिए। तो जो वर्क है या एनर्जी है उसका डायमेंशन है ml2T-2 और मास का डायमेंशन m से m कैंसिल, क्या बचा? L2T-2। कौन सा ऑप्शन दिखाई दिया हमको? फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दिया। सॉरी, तो सी का हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट। सी लिखना था, मैंने ए लिख दिया। वाह, ये हमारा क्या हो जाएगा? सी का इस पर मोहर लग गई। अब बचा हुआ क्या है? ऑब्वियस सी बात है डी होगा, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे उसको। क्या है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। भैया ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी किस तरह से निकाली जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है? mlt-2 और मास है हमारे पास m से m कैंसिल, तो क्या बचा है? lt-2। तो lt-2 किधर है? ये देखो आप, थर्ड ऑप्शन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी। यानी पहले का क्या आया? पहले का आया हमारा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद बी का हमारा क्या आया? बी का आ गया हमारा फोर्थ। और सी का कौन सा मैच हुआ? सी का हुआ हमारा फर्स्ट। और जो है डी, उसका कौन सा मैच हो गया यहाँ पर? थर्ड। डी कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही है, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा। तो ये तो दोनों गलत हो गए, ये वाला गलत हो गया। अब बी का चौथा है, तो बी का चौथा इसमें दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, ये गलत हो गया आपकी बार। सी का फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट इधर है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। डी का थर्ड है, डी का थर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कहाँ गए क्वेश्चंस? एक सेकेंड। यस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा जूम किया जाए, जूम। यस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट्स एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E बाय G हैज डायमेंशन ऑफ। तो हम यहाँ पर बताना है E अपॉन G का डायमेंशन कितना होगा। तो E क्या है? E क्या बोला गया है कि एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या लिखते हैं हम लोग? ml2T-2। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। m-1 L3T-2 कितना है? m-1 L3T-2। तो ये m-1 नीचे है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो टोटल m हो जाएगा 2। l दो तो कैंसिल हो जाएंगे, एक l बचेगा, ऊपर जाएगा तो बचेगा l-1। और t कितना हो जाएगा? वो तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचा, 0। यानी आंसर क्या है? m2l-1T0। कहाँ दिखाई दे रहा है? m2l-1T0। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 2021 में पूछा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आसान सवाल है सारे, बताओ आसान है कि नहीं? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ लेते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लो आप।
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, if force acceleration and time are chosen as fundamental physical quantity find the dimension of energy। किस तरह से किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम पर। क्या वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, क्यूब है, रूट है, क्या है, कुछ आइडिया नहीं, कुछ नहीं पता। तो क्या करो, एबीसी मान लो इनके पावर। अब हमारा उद्देश्य है बस ये पावर्स मिल जाए, आंसर आ जाएगा एबीसी। कैसे फाइंड करें, प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को यूज कर लेते हैं, एफ का पावर हो जाएगा ए का पावर हो जाएगा बी, टी का पावर हो जाएगा सी। अब दोनों साइड का आप डायमेंशन लिखेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, ml2 और क्या हो जाता है t-2 बराबर, के तो कांस्टेंट था, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा mlt-2 और इसकी पावर कितनी है a है। एरिया सॉरी एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt-2 होता है, इसका पावर हो गया b और टाइम है हमारे पास तो टाइम का डायमेंशन हो गया c। अब करना क्या है, m को अलग कर लो, l को अलग कर लो, t को अलग कर लो, सिंपल है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो आप यहाँ m पर 1 है, l पर यहाँ 2 है, t पर यहाँ -2 है, यहाँ m पर टोटल कितना हो जाएगा, देखो m की पावर यहाँ दिखाई दे रही है a, सिर्फ और सिर्फ a ही है क्योंकि m इधर अकेला है, बाकी तो किसी में m है ही नहीं। L को अलग करेंगे तो L का पावर यहाँ से A मिलेगा आपको और यहाँ से कितना मिल जाएगा B, तो A प्लस B बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। कोई समस्या, 2021 का क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से। इसके बाद अगर हम T की बात करते हैं तो T की पावर यहाँ पर कितना है -2A, यहाँ T की पावर है -2B और यहाँ T की पावर है C। T की पावर थोड़ा डेंजर है भाई। अब क्या करोगे, कंपेयर करोगे दोनों साइड, तो m को m से कंपेयर करेंगे, l को l से, t को t से। बच्चे गलती कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो m को पता चला l से कंपेयर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो m की पावर राइट साइड में a है और m की पावर लेफ्ट साइड में 1 है, तो यार देख लो m का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू 1 आ गया यार, आसान है। बिल्कुल ऐसे ही l का पावर a प्लस b है और यहाँ लेफ्ट साइड में l का पावर 2 दिखाई दे रहा है। a का वैल्यू आप इसमें डालोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, यानी b का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा 1। b का वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगा 1। अब बात करते हैं हम c का वैल्यू कैलकुलेट करने की, तो t की पावर में कितना लिखा है -2a -2b प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ t है माइनस का 2। अब a और b जो है वो इसमें डाल दिया जाएगा, तो माइनस का 2, a का वैल्यू 1 हो गया भाई, -2 b का वैल्यू 1 हो गया भाई, c इज इक्वल टू -2। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा -2 इंटू 1 -2, यहाँ भी ये -2 प्लस c इज इक्वल टू -2, -2 से एक -2 को उड़ा दो तो c का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा +2। यानी जो फॉर्मूला आएगा फाइनली हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या आने वाला है, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू के, एफ की पावर a है, a का वैल्यू 1, a एक्सेलरेशन का पावर b है, b का वैल्यू 1 और लास्ट में क्या है टाइम, टाइम का पावर c है, c का वैल्यू 2। आंसर आ चुका है भाई। तो क्या आया आंसर हमारा, f का डायमेंशन 1 है, a का डायमेंशन 1 है और t का डायमेंशन भैया 2 है। कौन सा ऑप्शन है, पहला तो गलत हो गया, t का गलत बताया, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मैच हो गया, देख लो आप, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, मैच हो गया। थर्ड ऑप्शन भी गलत है, t की पावर -1 है, डी ऑप्शन गलत है, a का -1 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, देख लो आप अच्छे से। कोई समस्या अगर है तो बिल्कुल कमेंट में बताओ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्ट्रेस का डायमेंशन। क्या ही सवाल आ गया है, अभी तो सॉल्व किया हम लोगों ने, स्ट्रेस का डायमेंशन फाइंड किया था यार। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है भैया, स्ट्रेस को कैसे लिखा जाता है, फोर्स अपॉन एरिया से लिख देते हैं, जनरली लिखते हैं ना, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है यार, mlt-2 और एरिया का डायमेंशन क्या है L2, L से L ने मार दिया तो बचेगा क्या, ml-1 t-2, खेला खत्म, खेला खत्म। गलत गलत, ये वाला सही, आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये भी गलत।
बेहद आसान। देख लो आप, 2020 फेज वन का क्वेश्चन है नीट का। कितने का? 2020 फेज वन का सवाल है। 8 सवाल हो गए भाई, पता नहीं चला 8 सवाल हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, आइए। बेहद आसान क्वेश्चन है यार। थर्मल कंडक्टिविटी का भैया यूनिट पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा जा रहा है। क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी? अभी तो सीखा सर आपने, अभी तो बताया, Q बाई टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। चाहे यूनिट निकालना हो चाहे डायमेंशन निकालना हो, तरीका वही है। जिसका यूनिट डायमेंशन निकालना है उसको अलग कर लो, बाकी सारी चीज़ों को अलग कर लो। तो के को कैसे लिखोगे आप? Q इंटू एल डिवाइडेड बाय टी, और क्या आ जाएगा हमारा? ए, और क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। ये लो आ गया। क्या मैंने सही किया है? यस, बिल्कुल सही किया है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ आप बताओ? क्यू क्या है? या ऐसे कह दो, क्यू क्या है हमारा? क्यू क्या है? क्यू का यूनिट क्या होगा? जूल। एल क्या है? लेंथ, मीटर। टाइम का क्या होता है भाई? सेकेंड। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन, एमकेएस में। अब आप देख सकते हो, 1 मीटर ने 1 मीटर को मार दिया, बचा क्या है? अच्छा, आप देखो यहाँ पर जूल में ही 2 आंसर दिए हैं और 2 आंसर वॉट में दिए हैं। भैया जूल की अगर हम बात करें तो क्या आंसर मैच हो रहा है? देखो, जूल पर सेकंड मीटर केल्विन, कहीं दिखाई दिया? सेकंड तो है ही नहीं इन दोनों ऑप्शन में, गलत हो गए। अब भैया जूल पर सेकंड को क्या लिख सकते हो यार? वॉट। क्या लिख सकते हो? वॉट। मीटर ऊपर गया, मीटर इनवर्स। केल्विन ऊपर गया, केल्विन इनवर्स। आंसर आ गया। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, देख लो आप। ये भी गलत है क्योंकि इसमें मीटर इनवर्स नहीं है, +1 लिखा है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बेहतरीन क्वेश्चन, समझने की कोशिश करते हैं कैसे किया जाएगा। एक सेकेंडों को थोड़ा सा जूम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, आओ देखते हैं कैसे करेंगे। A physical quantity of the dimension of length that can be formed out of c, g और e square by epsilon naught। क्या लिखा है ये? e square by 4 pi epsilon naught, where c is the velocity of light, g is universal gravitational constant and e क्या है? चार्ज है, और epsilon naught तो पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बताना है भैया कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन बच्चों फाइंड करना है। आसान तरीका क्या है? चारों ऑप्शन में डायमेंशन रख के देख लो, चारों ऑप्शन में डायमेंशन रख के देख लो, जिसका डायमेंशन एल आ जाए वही आंसर है, क्योंकि लेंथ का डायमेंशन चाहिए। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? L1 होता है। समझ में आई बात? तो पहले ही ऑप्शन से चेक करना शुरू कर देते हैं। चलो आओ शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 1/c² इंटू जी, और यहाँ पर बोला है E² डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught, इसकी पावर है 1/2, अंडर रूट भी है भाई। चलो आओ शुरू करते हैं प्रोग्राम। 1/c², सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या लिखते हैं? LT-1। उसका स्क्वायर आप करोगे तो L2T-2 हो जाएगा, इंटू कैपिटल जी, बार बार आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जी का डायमेंशन देखो, M-1 L3T-2 होता है। कितना होता है? M-1 L3T-2। तो लिखा है इसको मैंने M-1 L3T-2। देखो बार बार यूज हो रहा है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब आप सोच रहे हो सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? अरे भैया चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मेरे ख्याल से हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट का भी कहीं ना कहीं डायमेंशन फाइंड किया था। ये देखो सी ऑप्शन में फाइंड किया था। कितना आ गया था हमारे पास? ये देखो देखो लिखा है ना, कितना लिखा है? M-1 L-3, M-1 L-3 T4। ओहो, A4 लिख रहा हूँ, वाह। कितना है? T4 और A2 था या -2 था? कितना था? A+2 था। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। और इसकी पावर भी है भैया 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो आओ कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो बिल्कुल ध्यान से। M-1 ने M-1 को मारा, कुछ और मर रहा है जीवन है। ए से ए कैंसिल हो रहा है। क्या कुछ और भी कैंसिल हो रहा है इधर हमारे पास? देख लो आप ध्यान से, क्या कुछ और भी कैंसिल हो रहा है?
L3 तो कैंसिल नहीं हो रहा है, टी भी कैंसिल नहीं हो रहा है। चलो ओके, तो क्या बचेगा 1/L2t-2 इंटू, ये हमारा हो जाएगा L3, ये L3 है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा पूरा L6, ये T है और इधर T है हमारे पास, तो कितना लिख सकते हैं इस T को, बताओ इस T को क्या लिखेंगे अपन। अच्छा एक चीज और, यहाँ यार E का स्क्वायर था तो ये A2 और T2 हो जाएगा भाई, तो फिर ये पूरा ही कैंसिल हो गया, हाँ ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ठीक है। और ये वाला जो T2 है, ये वाला T2 इससे कैंसिल हो जाएगा, +2 -2, बिल्कुल सही। तो अब हमारे पास L तो हो गया है 6 और T हो गया है -4, और इसकी पावर है भाई 1/2। देख लो एक बार और चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ, क्या मैंने जो किया वो सही किया, बिल्कुल सही किया। अब L का 6 है, इसका अंडर रूट करोगे तो ऊपर बचेगा L का 3 इंटू टी की पावर -4 है, इसका अंडर रूट होगा तो हो जाएगा -2, और डिवाइडेड बाय ये है L2 और t-2, t-2 से t-2 कैंसिल, L2 से L कैंसिल हो गए 2 बार तो एक बचेगा L, और लेंथ का ही डायमेंशन तो होता है यार, ये तो बड़ी अच्छी किस्मत थी हमारी, पहला ऑप्शन ही मैच हो गया, सही है कि नहीं। अब बाकी के ऑप्शन को आप बिल्कुल सेम तरीके से इसी तरह से आप चेक कर सकते हो। कोई भी डाउट आए अगर किसी ऑप्शन में तो आप कमेंट्स में बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 11, ये क्या हो रहा है, यस। तो क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए थोड़ा देखते हैं, इसको जूम कर देते हैं। ओके क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11, प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g are fundamental constant, which of the following combination of these has the dimension of length। बच्चों लेंथ का डायमेंशन आपको फाइंड करना है, तरीका वही है, चारों ऑप्शंस चेक कर लो, डायमेंशंस आपके डाल के देख सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखो H, C और G, इनकी पावर क्या A B C। अब जैसे अभी एक क्वेश्चन किया, कैसे करेंगे, इन तीनों के डायमेंशन लिखो, इसका डायमेंशन लिखो, फिर क्या करो, फिर A को अलग करो, B अलग करो, C अलग करो, कंपेयर करो, वो वाला मेथड, ठीक है, थोड़ा लेंथी मेथड है। हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं, पहला ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं, आइए। तो क्या लिखा हुआ है, √HG डिवाइडेड बाय C की पावर में है 3/2, आइए इसको चेक करते हैं। चलो तो √HG, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, कैसे निकालते हैं, इसका डायमेंशन निकाल के बताता हूं मैं। E = h न्यू फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन में पढ़ा है। H को क्या लिखोगे आप, E/न्यू, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ई क्या है एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या है ml2t-2, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है t-1, फाइनली डायमेंशन कितना निकल करके आया ml2t-1, ये डायमेंशन किसका है भैया, h का है, आंसर नहीं है ये h का डायमेंशन है, कितना ml2 और t-1। ये देखो भैया कैपिटल जी, क्वेश्चन 11 कर चुके हैं, 11 में से कम 5 से 6 बार कैपिटल जी का डायमेंशन यूज हुआ है। कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होता है m-1 L3, अरे क्या था t-2 था, मैं +2 था, मैं ही भूल गया, ये -2 था, क्या था -2, L पर -2 था, m-1 L3 t-2, m-1 L3 t-2, और डिवाइडेड बाय c स्पीड ऑफ लाइट होता है तो इसका डायमेंशन है LT-1, और ये इसकी पावर में बोला गया है भैया 3/2 यूज करने का। तो अभी क्या मिलेगा आप देखो, m से m निपट लिए, ओके क्या बचा, कुछ और है, L2 है L3 है तो L का हो जाएगा टोटल कितना 5 हो जाएगा ना 5, तो √L का पावर हो गया 5, T का पावर -1 है -2 है, हो गया -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ L की पावर 3/2 बोला है, T की पावर -1 है और ये 3/2। अच्छा ये 3/2 का मतलब, जैसे x की पावर अगर 3/2 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, x√x, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना x√x, या ऐसे लिख दो x × x की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं LT-1 ऐसे लिख दो आप, और दूसरा कैसे लिख दो, L कितना 1/2 और T कितना -1/2, ऐसे लिख दो आप, ये भी तरीका है, तरीके कई सारे हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं लिखना है, दूसरा और तरीका क्या हो सकता है, बिल्कुल मैं बताता हूँ, देखो आप बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे ऊपर हमारे पास कितना आ चुका है, L की पावर आ चुका है 5/2, क्योंकि अंडर रूट है ना,
और टी की पावर कितनी आ चुकी है, माइनस की 3/2 डिवाइडेड बाय, इसको आप कैसे लिखो, एल की पावर 3/2 लिख दो भैया, और टी की पावर क्या लिख दोगे, टी की पावर लिख दो माइनस का 3/2। अब देखो ये तो पूरा निपट ही लिया, सन्नाटा बचा है, क्या हो गया, एल की पावर 5/2 और एल की पावर 3/2 अपॉन में ऊपर जाएगी, तो 5/2 और माइनस का 3/2 ये कितना हो जाता है 1, ये इसको सॉल्व करेंगे आएगा एल। ये देखो इसमें भी बड़ी अच्छी किस्मत थी हमारी, ऑप्शन पहला ही मिल गया, है कि नहीं। बाकी अगर नहीं मिलता तो हम दूसरा चेक करते, तीसरा चेक करते, चौथा चेक करते, हम तब तक चेक करते जब तक हमारा आंसर ना मिल जाता। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोई समस्या, चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भैया क्या बोला गया है, देखो आओ समझते हैं। If the dimension of critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube are expressed by this, eta, रो और r आपको बताया गया है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डेंसिटी भी दिया गया है, रो है जो, और रेडियस है r, तो आपको बताना है एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या होगा, ये आपको इसमें रिलेशन बताना है। क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है, कैसे करोगे, क्रिटिकल वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट k लिख दो, और ईटा का पावर x, डेंसिटी का पावर y, और रेडियस का पावर z, करा है ना अभी हम लोगों ने। क्रिटिकल वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दुनिया की कोई वेलोसिटी हो, वेलोसिटी वेलोसिटी है, lt माइनस 1, खत्म बात। k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हटाओ, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाला था, डायमेंशन कितना था, ml माइनस 1 t माइनस 1, डायमेंशन है और पावर है x। रो डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ml माइनस 3, कितना हो जाएगा, पावर y, और रेडियस का डायमेंशन l पावर z। क्या करोगे इसके बाद, बोलो क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या है, m अलग, l अलग, t अलग, यार लेफ्ट साइड में तो m है ही नहीं भाई, क्या करो कुछ ना, m0 लिख दो, l1 और t माइनस 1, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर कितनी है देखो 1, 1 इंटू एक्स, एक्स, यहाँ m की पावर y है, कितना हो जाएगा प्लस y, यहाँ तो है ही नहीं, छोड़ो। l का पावर कितना है भाई, -1 यानी माइनस x, l का पावर इधर है माइनस का 3y, यहाँ l का पावर है z प्लस का z, और अब t की बात कर लेते हैं, तो t की पावर यहाँ -1 है तो मल्टीप्लाई होगा -x, यहाँ तो t है नहीं, यहाँ भी t नहीं है, बस इतना हो गया भाई। कोई समस्या, चलो आओ अब क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो आओ सबसे पहले t वाले को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि t वाला सिंगल है, तो t को t से कंपेयर करेंगे तो यहाँ लेफ्ट में है -1, राइट में है -x, गलती बच्चे करते हैं, m वाले को l से कंपेयर कर दिया, पता चला l वाले को t से कर दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ m वाले को m से ही कंपेयर करना है, l को l से और t को t से ही कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ पर पहले t को कंपेयर किया जिससे कि हमको x का वैल्यू मिल जाए, तो माइनस से माइनस का खेला खत्म, x का वैल्यू तो आ गया 1। अब देख लो, अब यहाँ से भी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, x -1 है, ये भी गलत हो गया -1। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, c और d। m को कंपेयर कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आप m की पावर इधर 0 है, x का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर आ गया हमारा -1। अब देखो सी ऑप्शन में y +1 दिया है, डी ऑप्शन में -1 दिया, तो आंसर तो डी आ चुका है, लेकिन हम z भी निकालेंगे भाई, हम तो निकालेंगे, हम तो निकाल के रहेंगे। करो, तो माइनस का x माइनस का 3y प्लस का z और इक्वल टू, यहाँ पे l की पावर कितनी है 1, डाल दो भाई x और y, x कितना है 1 है, तो -1, माइनस का 3, y हमारा -1 और प्लस का z इक्वल टू 1, तो ये हो गया -1 प्लस का 3 प्लस का z इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 प्लस है और -1 है, कितना हो जाएगा 2 प्लस का, 2 प्लस का उस साइड जाएगा, 1 माइनस का है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का 2, यानी z की वैल्यू आ जाएगी -1। देखो भाई -1 ही है, यानी डी ऑप्शन सही है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू माइनस। ठीक है भाई, 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्या है क्वेश्चन नंबर 13, समझ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, देखो आप, एनर्जी वेलोसिटी टाइम आर चूजन एंड फंडामेंटल
तो डायमेंशन आपको बताना है बच्चों यहाँ पर सरफेस टेंशन का डायमेंशन। क्या बताना है आपको? सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताना है। नीट 2015 फेज 1 का सवाल है। हालांकि आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी बता दिया, इनकेस नहीं भी बताया होता तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। फोर्स को लिखते हैं सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, यानी सरफेस टेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, वैसे तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हो? फोर्स का हो जाएगा mlt माइनस टू और लेंथ का हो जाएगा l, l से l कैंसिल, तो ये तो हो गया mt माइनस टू, सॉरी mt माइनस टू। लेकिन ये फॉर्मूला तब होता है सरफेस टेंशन का जब मास और टाइम और लेंथ को आपने फंडामेंटल लिया हो। लेकिन यहाँ तो एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल ले लिया यार। तो चलो तरीका वही है, क्या करते हैं, आप चारों ऑप्शंस में से डायमेंशन डाल के भी देख सकते हो, जिसका डायमेंशन ये आ जाए वो सही है। एनर्जी का डाल दो, वेलोसिटी का डाल दो, टाइम का डाल दो, आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास वही है जो अभी हमने ये किया है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, करते हैं, चलो आओ। तो क्या है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू कांस्टेंट के एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम। पावर क्या ले लो इनका? एबीसी ले लो या एक्स वाई जेड, जो आपकी इच्छा है वो ले लो। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा? एक काम करो, सरफेस टेंशन भी टी हो गया और ये हमारा टाइम भी कैपिटल टी हो गया। इस काम करो, सरफेस टेंशन को एस लिख दूं क्या? चलो एस लिख देते हैं इसको, सरफेस टेंशन को, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो पता चला टी से टी काट दिए, है ना। तो सरफेस टेंशन को मैंने एस लिखा। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? एम टी माइनस टू बराबर एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस का टू पावर ए। इसके बाद वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन पावर बी, और टाइम का तो होता है टी, ये हो गया पावर सी। वही है, एम एल टी को जुदा कर दूं तो एम वन एल जीरो और टी माइनस टू। यहाँ पे क्या है? एम का पावर कितना हो जाएगा भाई? एम का पावर यहाँ से आप देख सकते हो कितना हो गया? ए। एल का पावर आप देख सकते हो कितना हो जाएगा? ये है 2a और यहाँ पर है b, तो ये हो जाएगा अपना 2a प्लस का b। और t का पावर ये कितना हो गया हमारे पास? आप देख सकते हो t का पावर है माइनस 2a और माइनस b प्लस से। ओके, कंपेयर करेंगे तो m का पावर a, m का वैल्यू आ गया 1। मत पूछना कैसे, अरे भाई m वाले को m से कंपेयर किया, 1 आ गया। L की पावर में है 2a प्लस का b, तो L की पावर इधर 0 है, a का वैल्यू डालो तो 2 बचेगा, प्लस का b बराबर 0, b आ गया हमारा माइनस 2। c निकाल लो, माइनस 2a माइनस b प्लस c, मैंने t वाले को कंपेयर किया है तो इधर है माइनस 2। वैल्यूज लिखेंगे, a और b का वैल्यू इसमें लिखे तो 2 इंटू 1 माइनस का b, सॉरी b ही लिख दिया भाई साहब, क्या बात है। b का वैल्यू पता है ना यार, b का वैल्यू कितना है? माइनस का 2 और प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो गया अपना माइनस 2c प्लस 2। अरे भाई c का वैल्यू कहाँ है? c कहाँ से आ? अच्छा 1 था यार वो, ओहो खुद का ही राइटिंग नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या दिन आ गए। तो ये तो माइनस 2 प्लस 2 हो गया, प्लस का c इक्वल टू माइनस का 2, ये 2 से 2 कट गया तो c आ गया हमारा माइनस 2। कौन सा ऑप्शन मिला भाई देख लो आप, a की वैल्यू 1। अच्छा फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा हमारे पास? e की पावर a का वैल्यू 1, वेलोसिटी की पावर b, b की वैल्यू माइनस 2 और टाइम की पावर c, c की वैल्यू माइनस 2, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? e माइनस 1 v माइनस e प्लस 1 v माइनस 2 t माइनस 2। क्या है, कहीं दिखाई दे रहा है? यस, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सारे ऑप्शन गलत हैं सी को छोड़ करके, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है बताओ? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, चलो पढ़ लेते हैं 14 की तरफ। क्या बोला गया है 14 क्वेश्चन में, पढ़ लो आप तब तक, जूम कर दिया मैंने। 14 में क्या है देखो, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज। 2013 का सवाल है, कर्नाटका नीट 2013 का सवाल। ठीक है, क्या है बोला गया है कि कौन से पेयर ऐसा है जिनमें दोनों डायमेंशन सेम है भाई, तो दोनों निकालने पड़ेंगे यार। इम्पल्स सरफेस टेंशन, इसमें सरफेस टेंशन का डायमेंशन जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला। सरफेस टेंशन का डायमेंशन यार mt माइनस 2 आया था हमारा, तो सरफेस टेंशन का तो होता है mt माइनस 2। क्या इम्पल्स का भी इतना ही होता है? आइए चेक करते हैं। इम्पल्स का डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं? इम्पल्स को आप i से लिखते हैं, क्या होता है? f इंटू डेल्टा टी।
बहुत बड़े अमाउंट का फोर्स जब छोटे टाइम के लिए लगता है तो उसको इम्पल्स कहते हैं, याद होगा आपको, है ना। तो फोर्स इंटू डेल्टा टी ये इम्पल्स होता है हमारा, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम ही होगा, और मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस वन। यार ये वाला डायमेंशन इससे तो बराबर है नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। एंगुलर मोमेंटम और वर्क, यार वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन भी ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था शायद पहले दूसरे क्वेश्चन में, फिर से एक बार निकाल लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, आर क्रॉस पी से। आर क्या है, लेंथ है, और लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है हमारा, एम एल टी माइनस वन। तो कितना आएगा ये, एम एल टू टी माइनस वन। तो ये भी डायमेंशन यार दोनों अलग अलग है, तो गलत हो गया। वर्क और टॉर्क की बात कर लेते हैं, चलो आओ। वर्क का डायमेंशन तो पता है ना, कितना होता है, एम एल टू टी माइनस टू। टॉर्क को कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, आर क्रॉस एफ। आर का मतलब क्या हो जाता है, लेंथ हो गई हमारी, और फोर्स का मतलब क्या हो जाता है हमारा, एम एल टी माइनस टू। तो ये हमारा कितना आएगा, L1, और ये भी L1, तो ये हो जाएगा टोटल ML2 T माइनस टू। तो यार ये तो हमारा दोनों सही आ गया, मतलब सेम आ गया, तो सी ऑप्शन भैया करेक्ट हो गया। हालांकि आप यहाँ भी निकाल सकते हो। यंग मॉडुलस का क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद करो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो उसमें जो स्ट्रेस का डायमेंशन है वो हम फोर्स अपॉन एरिया से निकालते हैं, कितना आया था, एम एल टी माइनस टू, और एरिया हो जाता है L2। एक एल ने एक एल को मार दिया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू बचा, और एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल टू टी माइनस टू। तो ये भी दोनों अलग अलग हैं, यानी डी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है भाई, चलो आसान सवाल था। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप जल्दी से बता सकते हैं, नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्या बोला गया है। द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ऐसे बोला है। द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर, कितना आसान सवाल। अब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे तो के मान लो यार, के का डायमेंशन निकाल सकते हैं, या फॉर्मूला सॉरी यूनिट पूछा है वो भी निकाल लो। फोर्स का क्या हो जाता है, न्यूटन, लेकिन ऑप्शन में तो न्यूटन है नहीं, लेकिन फोर्स का और भी तो होता है, क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया सर, अरे बच्चों F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। मास का क्या है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, सेकंड को भेज दिया ऊपर, मीटर ने मीटर को मार दिया, एक सेकंड ने एक सेकंड को मार दिया, बचा कितना है, किलोग्राम पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन दिखाई दिया, इसमें तो मीटर चिपक रहा है, गलत। इसमें भी मीटर है, सेकंड माइनस टू, गलत। किलोग्राम पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे यार सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा ना भाई साहब, और ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन सही है। देख लो भाई कौन सा सवाल है, 2012 नीट स्क्रीनिंग में पूछा गया है सवाल, ठीक है। चलो तो बच्चों आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हालांकि अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी बाकी हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीट एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है जैसा कि आपको पता है, और मैं कोशिश करूँगा कि लगभग सारे चैप्टर्स के PYQs इसी तरह से आपको करा दिए जाए, ठीक है। तो इसी तरह के और वीडियोस आपको मिल जाए, इनके नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने जो प्यार है आपका वो चैनल को देते रहिए। थैंक यू सो मच।